नमस्कार साथियों, सलाम एजुकेशन चैनल पर आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविदा शिक्षक वर्ग 2 का यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पार्ट कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है साइंस। और साइंस जो कि है 120 नंबर का आने वाला है। और इस 120 नंबर में से हमें बहुत ही कवर करना पड़ेगा साथियों। तो इसके लिए साइंस को अलग अलग पार्ट को, यानी कि जितने भी पार्ट उसमें डिवाइड किया गया है, उन्होंने अलग अलग जो चैप्टर दिए हैं उनको पूरा पूरा आपको पूरा बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी में हम एक पार्ट लेके आए हैं ब्रह्मांड, जिसका पहला ही चैप्टर, साइंस का पहला ही चैप्टर साथियों। तो ब्रह्मांड हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसमें पूरा जो लेक्चर है पूरा बेसिक और पूरा डिटेल्स के माध्यम से है। और इसमें पूरा जो कंटेंट है ना साथियों, एनसीईआरटी से मैं लेके आने वाला हूँ। और अभी जो नॉर्मली एक क्लास में यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं पूरा एनसीईआरटी का पूरा जो कंटेंट है वो आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे सकूँ, ठीक है। सो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अब यहाँ पर ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर पे। और पहला जो चैप्टर है साथियों, पहला जो टॉपिक है हमारा ब्रह्मांड, ठीक है। तो ब्रह्मांड की हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो ब्रह्मांड जो है पृथ्वी के ऊपर विस्तृत असीम आकाश को अंतरिक्षीय ब्रह्मांड कहा जाता है। विश्व की कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसीलिए पौराणिक ग्रंथों में इसे अनंत ब्रह्मांड कहा गया। रात्रि में हमें आकाश में टिमटिमाते अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। इनमें सारे नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, निहारिका, उल्का, धूमकेतु आदि अनेक प्रकार के ठोस एवं गैस पिंड सम्मिलित होते हैं, जिन्हें आकाशीय पिंड कहा जाता है। ये सभी पिंड गतिशील होते हैं तथा अनेक निश्चित मार्गों पर परिभ्रमण करते रहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण शून्य में टिका हुआ है। केवल अपवाद तौर पर ही कभी कभी कई तारे अपने मार्ग से भटककर दूसरे तारे से टकरा जाते हैं। हमें दिखाई देने वाला जो ब्रह्मांड है, उसका जो व्यास है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। जबकि संपूर्ण ब्रह्मांड की हम यहाँ पे बात करें साथियों, तो 190 प्रकाश वर्ष माना जाता है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। कब? 15 वर्ष पूर्व माना जाता है, ठीक है, जो कि बिग बैंग के फलस्वरूप हुई। तथा सामान्य स्थिति की अगर मैं यहाँ पे बात करें, सामान्य स्थिति सिद्धांत के प्रतिपादक जो है बेल्जियम के खगोलविद एवं पादरी अर्ज लेमेंटर थे, ठीक है। तथा बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व संपूर्ण ब्रह्मांड अत्यंत ही घनीभूत अवस्था में था, जिसमें एक महाविस्फोट के पश्चात उसका विस्तार हो गया। और विस्फोट के लगभग 1000 मिलियन वर्ष पश्चात, अर्थात आज से लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ और उसमें उपग्रहों का निर्माण हुआ तथा पृथ्वी की उत्पत्ति इसी समय मानी जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अंतरिक्ष की बात करें साथियों, तो अंतरिक्ष सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मांड। तो पृथ्वी के वायुमंडल के पृथ्वी के बाहर से लेकर सौरमंडल की सीमा तक का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। और नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे गहन अंतरिक्ष की बात कर सकते हो। तो गहन अंतरिक्ष की सीमा से लेकर सीमा से परे ब्रह्मांड का समस्त भाग ही क्या कहलाता है? गहन अंतरिक्ष कहलाता है, ठीक है। सिस लूनर जो है हमारी पृथ्वी एवं उसके उपग्रह चंद्रमा के बीच स्थान को क्या कहा जाता है? सिस लूनर की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिद्धांतों पे हम चर्चा करते हैं, तो कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत रखे, अलग अलग सिद्धांत दिए इन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले यूनानी खगोल कैल्डियस की हम यहाँ पे बात करें, तो इन्होंने सन 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम विश्व के नियमित अध्ययन की शुरुआत की तथा उन्होंने प्रथम सिद्धांत दिया कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है। उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है विश्व के केंद्र में स्थित है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह जो है वे किसका परिक्रमा कर रहे हैं? पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। तब पोलैंड की नेक्स्ट अगला जो वैज्ञानिक आता है कोपरनिकस ने सन 1943 में बताया कि विश्व के केंद्र में सूर्य स्थित है, न कि पृथ्वी। तथा कोपरनिकस की कल्पना
सौरमंडल तक ही सीमित रही तथा उसके बाद में नेक्स्ट अगला वैज्ञानिक हमें देखने को मिलता था 1805 ईस्वी में ब्रिटिश खगोली हर्सले ने यानी कि टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने एक टेलीस्कोप का निर्माण किया और टेलीस्कोप की सहायता से इन्होंने बताया कि केवल सौरमंडल यानी कि विश्व जो है केवल सौरमंडल तक ही सीमित है। इसी के बाद में अगला वैज्ञानिक आता है और उन्होंने बताया कि सन 1925 में उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में तमाम आकाश गंगाओं की उपस्थिति को प्रभावित किया किया तथा ब्रह्मांड में समस्त समस्त आकाश गंगाओं की उपस्थिति को प्रभावित किया तथा उन्होंने सन 1929 में सिद्ध किया कि आकाश गंगाएं परस्पर एक दूसरे यानी कि एक दूसरे से परस्पर कैसी होती जा रही है, दूर होती जा रही है। इनका नाम क्या है साथियों? एडविन वी हेब्बल ने ये बताया कि सौरमंडल सौरमंडल समित है, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि परस्पर आकाश गंगाएं कैसे एक दूसरे से कैसी होती जा रही है, दूर होती हुई जा रही है, ठीक है। इसी के बाद में डॉलर प्रभाव के अनुसार यदि तारा किसी यानी कि तारा किसी देखने वाले की ओर बढ़ रही है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा किसने बताया? अगला जो वैज्ञानिक आया डॉलर प्रभाव ने, ठीक है। इसी के बाद में उसका प्रकाश स्पेक्ट्रम नीले नीले किनारे की ओर बढ़ेगा और यदि देखने वाले से दूर जा रहा है तो लाल रंग की ओर दिखाई देगा। आकाश गंगाओं के डॉपलर प्रभाव से यह पता चलता है कि तारे जो है दूर होते जा रहे हैं और ब्रह्मांड का भी प्रसार कैसे होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसी में हम विश्व या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हो। तो बिग बैंग सिद्धांत वेब जर्ज लेम्टा बेंजाइम के खगोल पदरी के अनुसार अगर यहाँ पे देखें तो निरंतर सृष्टि का सिद्धांत क्या बताता है? निरंतर सृष्टि का सिद्धांत जो है थॉमस गोल्ड के द्वारा दिया गया। थॉमस गोल्ड तथा हरमन बंडी ने दिया था तथा संकुचन प्रसारण का जो सिद्धांत दिया था साथियों एलन सैंडेज ये ब्रह्मांड के विकास का नवीनतम सिद्धांत दिया, ठीक है। हम यहीं पे ब्रह्मांड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एवं हल्के और 19 की बात करें यहाँ पे तो यह ब्रह्मांड को सबसे विशाल तारा कहा जाता है, यानी कि ब्रह्मांड को विशाल यानी कि ब्रह्मांड एक विशाल तारा है जिसका व्यास जो है 7,000 लाख किलोमीटर है। 7,000 लाख किलोमीटर है। नेक्स्ट में साथियों न्यूट्रॉन, यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा है। ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा जिसका व्यास जो है कितना 10 से 30 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है हाइड्रा तारा समूह सबसे विशाल तारा समूह है जो आकाश के 3.16% भाग में फैला हुआ है। कितने? आकाश के 3.16% भाग में फैला हुआ है। नेक्स्ट अगला है क्रकस ऑस्ट्रेलियस सबसे छोटा तारा समूह है जो कि आकाश के 0.16% भाग में फैला हुआ है, ठीक है। इसी में हम गैलेक्सी की बात कर सकते हो तो गैलेक्सी जो है गैलेक्सी धुंध यानी कि गैलेक्सी धुंध में दिखाई देने वाले तारों के एक समूह को कहा जाता है। समूह का क्या है? एक पुंज को कहते हैं जो कि ब्रह्मांड में अनगिनत संख्या में उपस्थित है। इसी में हम नेक्स्ट अगला देखेंगे साथियों उसमें मंदकिनी। तो मंदकिनी क्या है साथियों? मंदकिनी में हमारा सौरमंडल स्थित है तथा इसकी आयु लगभग 12 मिलियन वर्ष है तथा इसके केंद्र में एक ब्लैक होल होता है जिसके चारों ओर क्रमशः 3 घूर्णनशील भुजाएं हैं। हमारा सौरमंडल इसकी दूसरी भुजा है, इसकी इतनी दूसरी भुजा मानी जाती है तथा इसके केंद्र में हमारे सूर्य की दूसरी यानी कि सूर्य की जो दूरी है इसके केंद्र से सूर्य की दूरी कितनी है? 28,000 प्रकाश वर्ष मानी जाती है और परिवार सहित सूर्य इसकी परिक्रमा करती है। इसकी परिक्रमा 200 मिलियन वर्ष में कर लेती है, ठीक है। इसी में हम मंदकिनी की 3 भुजाओं में से जिस पहली आंतरिक भुजा यानी कि पहली आंतरिक भुजा कहते हैं। मंदकिनी की 3 भुजाओं में जिस
पहले आंतरिक भुजा कहते हैं, वे सर्वप्रथम तारों की रचना हुई, वहाँ तारों की रचना हुई। दूसरी भुजा में बाद वाले तारों की रचना हुई तथा तीसरी बाह्य भुजा जैसे गैस तथा धूलि के बादल है तथा इसमें भविष्य में तारों को जन्म संभावित यानी कि जन्म यानी कि तारों का जो जन्म है संभावना यहाँ से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे साथियों गंगाओं यानी कि आकाश गंगाओं से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पे भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। मिल्की वे की हम यहाँ पे बात करें तो मिल्की वे जो है पृथ्वी के रात को यानी कि पृथ्वी से रात को एक निश्चित समय पर दिखाई देने वाला आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, नेक्स्ट ड्वार्फ गैलेक्सी की हम यहाँ पे बात करें तो जिसके बारे में जानकारी हाल ही में प्राप्त हुई है उसे क्या कहा जाता है, ड्वार्फ गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा आकाश गंगा की हम यहाँ पे बात करें तो एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो है यह आकाश गंगा में सबसे बड़ा है और यह हमारी आकाश गंगा में सर्वाधिक पास स्थित है। यह 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ठीक है, इसी में हम हेलो की बात कर सकते हो तो आकाश गंगा की तस्वीर के ऊपर तथा नीचे एक रिक्त स्थान है जिसे हेलो कहा जाता है और जिसका व्यास जो है 15,000 प्रकाश वर्ष से अधिक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो तो नेक्स्ट यहाँ पे है ओरियन नेबुला की हम यहाँ पे बात करें तो यह हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल तथा चमकीले तारे का क्या है क्षेत्र है। ठीक है, तथा तारा आकाश गंगाओं में गैस के विशाल बादलों के भीतर तारे में स्थित होता है। ठीक है, तथा ओरियन निहारिका में स्थित विशाल गैसीय मेघा राशि से 1,00,000 तारों की रचना होती है तथा अग्र पुंज होने के कारण तारों में निरंतर ऊर्जा एवं ऊष्मा पैदा होती रहती है और वे टिमटिमाते हैं तथा सूर्य भी एक तारा है जिसमें हाइड्रोजन के जलने पर हीलियम उत्पन्न होने से परमाणु ऊर्जा का एक प्रभाव विभक्त जो कि लगभग 4 करोड़ वर्ष में हो रहा है। आकाश में कुछ तारे 2 या 2 से अधिक के समूह में पाए जाते हैं और जिन्हें क्या कहा जाता है, युग्म कहा जाता है तथा क्वीपर के अनुसार आकाश गंगा में 83% तारे युग्म में विद्यमान हैं। ठीक, यानी कि प्रेसिग्मा सेंचुरी की हम यहाँ पे बात करें तो प्रेसिग्मा सेंचुरी हमारे सौरमंडल के सर्वाधिक नज़दीक स्थित है तथा जिसकी दूरी जो है 4.3 प्रकाश वर्ष माना जाता है। ठीक है, इसी में हम रक्त दानव की बात कर सकती हो तो रक्त दानव जो है जब तारे के केंद्र में स्थित समस्त हाइड्रोजन समाप्त हो जाता है तो उसका केंद्र संकुचित होकर गर्म होने लगता है, लेकिन बाहरी परत में अभी हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। फलस्वरूप तारा होकर रक्त दानव तारा बन जाता है, इसे ही रक्त दानव तारा कहा जाता है। इसी में हम सप्तऋषि की बात कर सकते हो तो यह 7 तारों का एक समूह है जो कि ध्रुव तारे की सीध में स्थित है। इसका उपयोग ध्रुव तारे की पहचान के लिए किया जाता है। इसी में हम दैत्याकार तारा की बात कर सकते हो तो दैत्याकार तारा उस तारा को कहा जाता है जिसकी चमक सूर्य से अधिक है। इसकी जो चमक ऐसी है सूर्य से अधिक है तथा सीरियस अंटारिस तथा बीटा सेंटाटी आदि इस प्रकार के तारे हैं। ठीक है, इसी में हम श्वेत या बोना की अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ बोना का रूप उस समय धारण करता है जब तारे का जो केंद्र है कैसे सिकुड़कर गर्म हो जाता है तथा उसकी अनुप्रयुक्त हाइड्रोजन की बाहरी परत के अंतरिक्ष में विलीन होने से केंद्र का विशिष्ट भाग अत्यंत छोटा तथा चमकीला हो जाता है। ठीक है, इसी में हम काला बोना की हमें चर्चा कर सकते हो तो काला बोना उस समय बनता है जब श्वेत बोना कैसे होता है धीरे शीतल होकर घनित हो जाता है, तब काला बोना बनता है। ठीक है, इसी में हम वामन तारा की बात कर सकते हो तो वामन तारा उन तारा को कहते हैं जिसका चमक कैसा है सूर्य से कम है। ठीक है,
ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सुपरनोवा की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो जब तारे की चमक लगभग 20 गुना से अधिक हो जाती है तो उसे क्या है, सुपरनोवा तारा कहा जाता है। नोवा की हम यहाँ पे बात करें तो इसकी चमक तारे से अधिक एवं सुपरनोवा से कम होती है, इसे क्या कहा जाता है, नोवा तारा कहा जाता है। रिंग नेबुला की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो रिंग नेबुला जो है, जब तारे के केंद्र में हीलियम हीलियम के समाप्त हो जाने के कारण केंद्र कैसे हो जाता है, सिकुड़कर गर्म होने लगता है, होने लगता है तथा तारे के अनुप्रयुक्त हाइड्रोजन की बाहरी परत अंतरिक्ष में फैल जाती है, उस समय रिंग नेबुला का निर्माण होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला हम इसमें साइरस की बात कर सकते हो, तो जो साइरस है, सॉरी माफ कीजिएगा, साइरस या डॉग स्टार, यह सूर्य से लगभग 20 गुना अधिक चमकीला चमकीला एवं पृथ्वी से दिखाई देने वाला एक चमकीला क्या है, तारा है। ठीक है, इसी में हम ध्रुव तारा की बात कर सकते हो, तो यह उत्तरी दिशा में स्थित होता है तथा इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90% का कोण बनाती है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट अगला यहाँ पे चर्चा कर सकते हो, एम्स 13 ग्लोबल क्लस्टर। तो एम्स 13 ग्लोबल क्लस्टर की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध से दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला क्या है, एक तारा पुंज है। ठीक है, इसी में हम लिटिल बियर की बात कर सकते हो, तो वह तारा समूह जिसमें ध्रुव तारा स्थित है। तो आपको याद रखना है, बेल्टियर यानी कि लिटिल बेल्टियर क्या है, वह तारा है, वह तारों का समूह है जिसमें ध्रुव तारा स्थित है। ठीक है, प्लेसिटिंग की बात कर सकते हो, तो प्लेसिटिंग स्टार वे तारे जो फेफड़े की तरह सभी फेफड़े की तरह कभी फैलते हैं और कभी सिकुड़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्लेस्टिंग तारा कहा जाता है। पुच्छ तारे की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो वे ये सूर्य के चारों ओर चमकने वाले पिंड है जो कि नग्न आंखों से दिखाई पड़ते हैं तथा इसका निर्माण आकाशीय धूल, बर्फ एवं गैसों से होती है तथा सर्वप्रथम पुच्छल तारे का निर्माण टाइक्रो बाहे ने सन 1577 ईस्वी में किया था तथा पुच्छ तारे सूर्य से दूर ठंडे अंधेरे स्थान पर रहते हैं तथा सूर्य की जो किरणें के परिवर्तन में यह चमकने लगते हैं। पुच्छल तारे में पुच्छ से दिखाई देने वाली आकृति पुच्छ नहीं होती है, अपितु सूर्य के निकट आने से अत्यंत उष्मा के कारण इनकी बाह्य परत पिघलकर गैस में बदल जाती है और पुच्छ का सदृश्य यहाँ पे दिखाई देने लगती है। ठीक है, हम इसी में हेली पुच्छल तारा की बात कर सकते हो, तो हेली पुच्छल तारा जो है प्रति 76.3 वर्ष यानी कि 76.3 वर्ष बाद दिखाई देता है तथा अर्थात 76.3 वर्ष सूर्य के नज़दीक से गुजरता है। ठीक है, इसी में हम उल्का पिंडों के संबंध में कुछ यहाँ पे तथ्य जान लेते साथियों। तो उल्का पिंड सौरमंडल के ऐसे तारी पदार्थों के मलबे अथवा तारे या ग्रहों के अवशेष है जो कि तारे या ग्रह नहीं बन सकते हैं। पृथ्वी के सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा वेस्ट है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड कौन सा है, होला वेस्ट है। यह नामीबिया के ग्रेट फोंटिन के पास में पाया गया। ठीक है, उल्का परमाणु की हम यहाँ पे बात कर सकते हो, तो उल्का परमाणु जो पिंड अंतरिक्ष में गतिमान रहता है उसे उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, उल्का परमाणु कहा जाता है, माफ कीजिएगा, उल्का परमाणु कहा जाता है। उल्का की हम यहाँ पे बात करें तो उल्का का एक शाब्दिक अर्थ है प्रकाश, अथवा उल्का का शाब्दिक अर्थ होता है प्रकाश अथवा उल्का परमाणु को वायुमंडल में घर्षण के फलस्वरूप निकले प्रकाश को कहते हैं। ठीक है, बोलाइट की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो बोलाइट जो होता है आकाश में उल्का पिंड कभी कभी तीव्र गति के साथ में फटता है, जिसे क्या कहा जाता है, बोलाइट कहा जाता है। इसी में हम टेक्राइट की बात कर सकते हैं, तो टेक्राइट जो होता है अवशिष्ट पदार्थ जो पृथ्वी की सतह पर मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो टेक्राइट कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है,
इसी में हम सौरमंडल की बात कर सकते हो। तो सौरमंडल क्या होता है, उस पे हम यहाँ पे नज़र डालते हैं। तो सौरमंडल जो है सूर्य और उस सूर्य और उसके परिवार के परिवार के सभी ग्रह एवं उपग्रह, असंख्य उल्काएं, धूमकेतु आदि आकाशगंगा के एक सिरे पर स्थित है तथा सूर्य इस परिवार का क्या है, एक अध्यक्ष के रूप में माना जाता है, जिसे केंद्र मानकर ग्रह इनकी परिक्रमा करते रहते हैं। सौरमंडल के सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में कैसे हैं, बंधे रहते हैं तथा सौरमंडल की उत्पत्ति गैस और धूल की घूमती हुई निहारिका से हुई है तथा सौरमंडल का व्यास लगभग 11,790 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी, 8 है। ठीक है, तथा सारे ग्रह सौरमंडल के 9 ग्रह है जिनका नामकरण रोम के देवता के नाम पर किया गया है। किसका, रोम के देवता के नाम पर किया गया है तथा सूर्य में दूरी के आधार पर क्रमशः इनका जो संख्या इनका जो नामकरण किया गया साथियों, बुध के बाद में शुक्र के बाद में पृथ्वी के बाद में मंगल के बाद में बृहस्पति के बाद में शनि के बाद में अरुण और अरुण के बाद में वरुण और वरुण के बाद में यन। ठीक है, तो आकार की दृष्टि से हम यहाँ पे देखें साथियों, तो ब्रह्मांड यानी कि बृहस्पति जो है, बृहस्पति आकाश की दृष्टि से कौन है सबसे बड़ा, बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, यम तथा बुध ग्रह इस प्रकार है। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को घनी चट्टानों से निर्मित होने और पृथ्वी की समानता के कारण पार्थिव ग्रह कहते हैं तथा बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण को बृहस्पति से समानता के कारण क्या कहा जाता है, इसे बियान ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड से ही ऊष्मा तथा प्रकाश प्राप्त करता है तथा उपग्रह की हम यहाँ पे बात करें तो ग्रह की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं तथा यानी कि इसमें भी ऊष्मा तथा प्रकाश का स्रोत सूर्य से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। इनका पथ कैसा होता है, अंडाकार होता है। ठीक है, खगोलीय इकाई की हम यहाँ पे बात कर सकते हो। तो खगोलीय इकाई इसके प्रदर्शित यानी कि इसमें प्रदर्शित किया जाता है तथा पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य औसतन दूरी कैसे करोड़ों किलोमीटर है। इसी में हम पार्सेक की बात कर सकते हैं। अंतरिक्ष की अधिक लंबी दूरियों को मापने की क्या है, इकाई है, कौन क्या है, पार्सेक। ठीक है, और एक पार्सेक बराबर होता है साथियों प्रकाश वर्ष किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य की। तो सूर्य की हम यहाँ पे बात करें तो साथियों, तो यह एक सौर परिवार का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है। इसका जो व्यास है, इसका व्यास पृथ्वी की तुलना में कितना, 9 गुना आयतन एवं इसका पृथ्वी की तुलना में कितना है, व्यास कितना है, 9 गुना तथा आयतन की बात करें तो 13 लाख गुना है तथा भार जो है 3.30 लाख गुना अधिक है। यह आकाशगंगा की नाभिक केंद्र में लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर संपृक्त भुजा के एक सिरे पर स्थित है तथा सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है, इसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम जो है 26.5% है तथा अन्य तत्व इसमें 25%। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व परिभ्रमण करता है। ठीक है, तथा इसमें घूर्णन में इसके घूर्णन में कितने 25 दिन 9 घंटे का समय लगता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, सूर्य में यानी कि सूर्य में ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु के तापमान पर सूर्य के केंद्र में संपन्न होती है। ठीक है, तथा सूर्य की सतह से निरंतर ऊर्जा तथा ऊष्मा का विकिरण होते रहता है तथा यह ऊर्जा ही पृथ्वी का समस्त जीवन कारक है। ठीक है, तथा सूर्य की सतह पर 6,000 ताप पाया जाता है। इसके केंद्र में लगभग 2 करोड़ ताप होते हैं, यानी कि ताप होने का अनुमान लगाया जाता है। इसकी सतह पर अनेक धब्बे पाए जाते हैं जो कि विशालकाय गैस भंवर है। ये धब्बे अनुमानतः सौर विस्फोट से उत्पन्न होते हैं।
तथा प्रति 11 वर्ष बाद अधिकतम संख्या में देखे जाते हैं, ठीक है। तथा अधिकतम विस्फोट होने पर चुंबकीय चुंबकीय झंझावत उत्पन्न होती है, जो कि पृथ्वी पर रेडियो तरंगे के संचार में बाधा क्या है, बाधा डालता है, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों ओर सूर्य के चारों ओर सौर किरीट देखे जा सकते हैं, जो कि सूर्य के सतह से उठती हुई लपटों या सिर ज्वालाओं के द्वारा बनता है, तथा इन सौर ज्वालाओं के नीचे गुलाबी रंग का वर्णमंडल देखा जाता है। अंतरिक्ष भाग में अति सघन प्रकाश मंडल स्थित होता है, तथा अंतरिक्ष संरचना के संदर्भ में सूर्य को केंद्र के धरातल तक 3 परतों में बांटा गया है। अंतरिक्ष भाग को कोर कहते हैं, तथा कोर तथा भाई परत के बीच की परत को संवहनी मेखला और भाई परत को क्या कहा जाता है, संवहनी मेखला कहा जाता है, ठीक है। इसके धरातल को प्रकाश मंडल तथा वायुमंडल को वर्णमंडल और वर्णमंडल से बाहर व्याप्त क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोरोना कहा जाता है, ठीक है। इसी में हम सौर ज्वाला की बात कर सकते हो, संपूर्ण यानी कि सूर्य से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी हम पे नजर डालते हैं। तो इसमें सौर ज्वाला की बात कर सकते हो, तो सौर ज्वाला जो है सूर्य तभी सभी यानी कि सभी दिशाओं में प्रोटॉन के रूप में अपने तत्व को लगातार उत्सर्जित करते रहता है, तथा कभी कभी यह उत्सर्जन जो है 700 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति तक तीव्र होकर कोरोना को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, तथा यह इस सौर ज्वाला को इस सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है, यह सौर ज्वाला के नाम से जाना जाता है। सौर ज्वालाएं हमारे विद्युतीय प्रक्रम के लिए खतरनाक होते हैं, ठीक है। इसी में हम सौर पवन की बात करें तो सौर पवन जो है सन 1958 ईस्वी में अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री यानी कि यूजिन नॉर्मन पार्क ने बताया कि सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन की अनवर्त सौर पवन हाइड्रोजन और हीलियम की अनियमित गैसों से बनी होती है। क्या है, सौर पवन, ठीक है। इसी में हम ध्रुवीय ज्योति की बात कर सकते हो, तो ध्रुवीय ज्योति जो है वायु के कण चुंबकीय क्षेत्र को भेद कर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ के कणों से टकराकर प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे क्या ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है। उपसौर की बात कर सकते हो, उपसौर या अपसौर की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो किसी खगोलीय पिंड की अपनी कक्षा में सूर्य से निकटतम स्थिति को उपसौर तथा दूरस्थ स्थिति को क्या कहा जाता है, दूरस्थ स्थिति में यानी कि 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति आ जाती है। तो दूरस्थ की स्थिति हम यहाँ पे देखें, दूरस्थ की स्थिति कब आती है, 4 जुलाई को आ जाती है, ठीक है, जिसे कहा जाता है अपसौर की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। इसी में हम सौर वर्गक्रम की बात कर सकते हो, तो सौर वर्गक्रम जो है इसे संक्षिप्त में प्रदर्शित किया गया है बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। इसी में फ्रनहाफर देखाए तो सौर की बात करें, सौर स्पेक्ट्रम में 7 रंगों के अंतरिक्ष तमाम काली रेखाएं दिखाई देती है, जिन्हें फ्रन रेखाएं कहा जाता है। फ्रन रेखाएं यानी कि जिन्हें फ्रनहाफर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। अरोरा बेरियालिस की हम यहाँ पे बात कर सकते हो, तो अरोरा बेरियालिस जो है सूर्य से उत्सर्जित सौर ज्वाला पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को भेद कर वायुमंडल में प्रवेश करके वायु के कणों से टकराती है और ये आयन मंडल में उत्तरी गोलार्ध के भूचुंबकीय ध्रुव के ऊपर एक रंगीन प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, जिससे अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, ठीक है। अरोरा ऑस्ट्रियास की हम बात करें, ऑस्ट्रालिस की हम यहाँ पे बात कर सकते हो, तो अरोरा ऑस्ट्रालिस जो है सौर ज्वालाओं के वायुमंडल में प्रवेश करने पर वायु के कणों से टकराव
के बाद में दक्षिण ध्रुव पर दिखाई देने लगती है। दिखाई देने वाली एक रंगीन प्रकाश को अरोरा स्टालिस कहा जाता है। ठीक है, तथा सौर परिवार के ग्रह सदस्यों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है इसमें बुध। बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य के निकट करोड़ों किलोमीटर दूर ग्रह है। ठीक है, इसका व्यास जो होता है 4878 किलोमीटर होता है और यह सूर्य और यानी कि यह शुक्र और सूर्य के मध्य में स्थित है। इस पर वायुमंडल का अभाव है तथा यह सूर्य की सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। यह सूर्य की एक परिक्रमा 28 दिन में पूरा करता है और यह हमारी यानी कि यह अपनी दूरी पर चक्कर कितना 58.6 दिन में लगा लेता है। इसके दिन यानी कि इसके दिन का जो तापमान होता है 39 सेल्सियस तथा रात का जो तापमान होता है साथियों 170 सेल्सियस होने के कारण इसे सर्वाधिक ताप अंतर वाला ग्रह भी कहा जाता है। तथा बुध का दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध का जो दिन होता है साथियों पृथ्वी के कितने 90 दिन के बराबर होता है और तथा रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ठीक है, इसके पास में कोई उपग्रह नहीं है। इसका कक्षीय झुकाव कितना है 7 है तथा यहाँ पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पर जीवन संभव नहीं, यहाँ पे जीवन नहीं है। इसी में हम शुक्र की बात कर सकते हो। नेक्स्ट अगला शुक्र। तो यह सौर परिवार के सदस्यों में सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। तो सबसे चमकीला ग्रह की हम यहाँ पे बात करें तो कौन सा है, शुक्र है तथा यह पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं पड़ोसी ग्रह है। इसे प्रेशर कुकर प्लेनेट के उपनाम से भी जाना जाता है। तो प्रेशर कुकर प्लेनेट के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो आपके याद रखना है शुक्र को माना जाता है। तथा द्रव्यमान तथा आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है साथियों कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है, कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है तथा इसका वायुमंडल यानी कि इसका वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में कितना 90 गुना से अधिक होता है। ठीक है, इसी के बाद हम अगला यानी कि इसे शयनकाल का तारा तथा भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करता है तथा इसके वायुमंडल में 96% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3.4% नाइट्रोजन तथा 0.1 से लेकर 0.5 तक जल उष्मा एवं थोड़ी मात्रा में ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियोन तथा सल्फर डाइऑक्साइड इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के जले हुए बादल है तथा शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसी में हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी यह सूर्य की दूरी से तीसरा स्थान, आकार की दृष्टि से पांचवा बड़ा है। सूर्य की दृष्टि यानी कि दूरी की दृष्टि से तीसरा है तथा आकार की दृष्टि से हम यहाँ पे बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है सूर्य की दृष्टि से यानी कि आकार की दृष्टि से जो है पांचवा बड़ा ग्रह है तथा प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तथा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा क्या है, चंद्रमा है तथा व्यास जो है लगभग 3475 है यानी कि 3475 किलोमीटर है। पृथ्वी की औसतन दूरी जो है 348.482 किलोमीटर से लेकर परिक्रमण कक्ष के अंडाकार होने के कारण दो स्थितियां पाई जाती है। पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट तथा 11 सेकंड का लगभग यानी कि 27.5 दिन का समय यहाँ पे लगता है। तथा चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो आपको याद रखना है 1.3 सेकंड का समय लगता है। तथा गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वायुमंडल का जो दाब है, वायुमंडल का अभाव होता है। ठीक है, इसी में हम परतों की औसतन ऊंचाई की मैं यहाँ पे चर्चा कर सकती हूँ। तो परतों की औसतन ऊंचाई जो है 6000 मीटर है, 6000 मीटर तथा सबसे ऊंची पहाड़ कौन सी है, लिवनिस की ऊंचाई जो कि 1060 किलोमीटर एवरेस्ट से भी ऊंची है। ठीक है, तो सबसे बड़े गड्ढे की हम यहाँ पे गड्ढे व्यास की बात करें तो कितना है 1000 किलोमीटर। तथा चंद्रमा की आयु जो है
460 करोड़ वर्ष है। ठीक है, पृथ्वी एकमात्र उपग्रह है जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसे क्या जीवाश्म नाम के से भी जाना जाता है। तथा चंद्रमा अपने अक्ष पर 29 दिन, चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है तथा इस अवधि को चंद्रमा कहते हैं। व्यास जो है अमावस्या को न्यूनतम घूर्णमासी को फुल मूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फुल मूना कहा जाता है। तो जब एक ही मास में दो बार पूर्णमासी आता है, एक ही मास में दो पूर्णमास आता है, तो प्रथम पूर्णमासी को ब्लू मून कहते हैं तथा ब्लू मून कहते हैं। चंद्रमा के दृश्य गोलार्ध का सबसे बड़ा सागर मेयर इब्रियम है, जिसे फुहार सागर कहा जाता है। चंद्रमा को सतह और इसके आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को सेलोनोलॉजी कहते हैं तथा चंद्रमा की दृष्टिगोचर सतह के ठीक पीछे वाले अंधकारिक भाग को शांति सागर के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां 21 जुलाई सन 1969 को पहले चंद्रमा यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कदम रखा था। इसी में हम मंगल की बात कर सकते हो। तो मंगल जो है यह सौरमंडल का चौथा ग्रह है। सौरमंडल का चौथा ग्रह तथा यह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग होने से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है तथा यह चट्टान और शिलालेख है। यहाँ पे चट्टानें और शिलालेख है तथा यह वायुमंडल अत्यंत विरल है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। यह भी पृथ्वी के समान अपनी धुरी पर घंटे में एक चक्कर लगाती है। लगा लेती है तथा इसकी अक्षीय ध्रुवीय जो है 25% है तथा इसमें इसके दो उपग्रह है। क्या है, कौन कौन सा है? तो एक आपको याद रखना है, फोबोस है और नेक्स्ट अगला है डीमोस। पहला उपग्रह फोबोस और डीमोस है। ठीक है, तथा मंगल के बारे में अध्ययन के लिए नासा के द्वारा भेजे गए उपग्रह कौन सा? पाथफाइंडर और उड़ीसी ने इसके बारे में नवीनतम जानकारी दी है तथा पृथ्वी से इसकी दूरी जो है 5.44 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इसी में हम बृहस्पति की बात कर सकते हो। तो बृहस्पति जो है सूर्य से पृथ्वी के अनुसार यानी कि यह सूर्य से दूरी के अनुसार पांचवा और आकार की दृष्टि से कौन सा है? आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका वायुमंडल जो है 9656 किलोमीटर मोटा है तथा इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रमुखता के साथ में कुछ अन्य गैस की थोड़ी मात्रा इसमें विद्यमान है। इसमें सूर्य की दूरी कितने है? 778 किलोमीटर कीजिएगा, 778 मिलियन किलोमीटर है तथा इसकी परिक्रमा अवधि इसके अधिकतम अर्थात 9 घंटे 55 मिनट है तथा इसका जो पलायन वेग है वायुमंडल, इसका जो पलायन वेग है साथियों, इसकी परिभ्रमण अवधि सबसे अधिकतम यानी कि 9 घंटे 55 मिनट है तथा इसका पलायन वेग सर्वाधिक जो है 59.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है तथा इसका तापमान जो है 130 होने के कारण इसे शीत ग्रह भी कहा जाता है तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे मास्टर ऑफ गार्ड्स भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, इससे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ गार्ड्स भी कहा जाता है। इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? 16 है। कितने हैं? 16 है तथा इसमें 4 प्रमुख बड़े उपग्रह के नाम क्या क्या है? आयायो है, ठीक है, यूरोपा है, गैनीमोड है, इसके बाद में कैलिस्टो है तथा गैनीमीड की हम यहाँ पे बात कर सकते हो। तो गैनीमीड और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड जो है सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, इसी में हम यहाँ पे शनि की बात कर सकते हो। तो शनि जो है सूर्य से दूरी के अनुसार छठा तथा आकार की दृष्टि से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। नग्न आंखों से दिखने वाला सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। ठीक है, तथा इसका
सौर सौर घनत्व कितना है? सौर घनत्व लगभग 0.7 है। शनि जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विशेषता वलयों से घिरा होता है, ठीक है, तथा इसके जो वलय है 20 किलोमीटर रफ्तार से चक्कर लगाते हैं तथा वायुज़र एक और वायुज़ार 11 शनि यानी कि 11 शनि ग्रह के वलय है, जो कि हजारों तरंगों की पट्टी है। कितने हजारों स्पिली तरंगों की पट्टी है एवं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, ठीक है। तथा शनि के मैं तो शनि के वायुमंडल की रचना बृहस्पति और सूर्य के वायुमंडल से मिलती है तथा इसके उपग्रह की संख्या कितनी है? इसके उपग्रहों की संख्या जो है 33 है तथा इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। तथा सबसे छोटा उपग्रह पेन माना जाता है, ठीक है। तथा अन्य प्रमुख उपग्रह साथियों मिसा यानी कि मिमास है एलिसी लाडू है, यानी कि टेथिस है, डियोन है, रिया है, हाइपेरियन है, यूपेस है तथा फोबे है। इसका फोबे उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में घूमती है, यानी कि कौन से विपरीत दिशा में घूमती है तथा शनि का अध्ययन करने के लिए सन 1998 ईस्वी में केसिन नामक उपग्रह छोड़ा गया तथा यह सौरमंडल का सबसे चपटा ग्रह है, ठीक है। इसी में हम अरुण की बात कर सकते हो तो सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य की दूरी के अनुसार कितना 7वां ग्रह है और मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। तथा इसकी खोज विलियम हॉल ने सन 1800 यानी कि 1781 ईस्वी में किया था तथा इसे हरे ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। हरा रंग इसके वायुमंडल में मीथेन उपस्थित होने के कारण होता है। मीथेन उपस्थित होने के कारण हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। तथा अरुण की बात करें तो साथियों तो अरुण जो है पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करता है तथा इसीलिए इस पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होती है तथा यह एकमात्र ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करते समय एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक सदैव सूर्य के समान रहता है, ठीक है। तथा इसका अक्ष झुकाव कितना है? 0% है तथा इसके अधिक झुकाव के कारण इसे क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है अरुण ग्रह को कहा जाता है, ठीक है। इसी में हम वेजर की बात करें तो वेजर जो है दो अंतरिक्ष यान द्वारा इसके चारों ओर 9 वलियों का पता लगाया गया है, जिसमें 5 का नामकरण किया जा चुका है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा तथा एप्सिलाना क्या है? एप्सिलॉन। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 15 है तथा जिसमें प्रमुख है एरियल, संभियल, टिटेनिया है, उसके बाद में ओबेरॉन है तथा मिटांडा है। ओबेरॉन तथा मिटांडा है। सूर्य की दूरी के अनुसार 8वां ग्रह है। सूर्य की दूरी के अनुसार कौन सा है? 8वां ग्रह है तथा दो ने यानी कि वेंजर टू ने 5 वलियों का संकेत एवं चित्र दिया है तथा वरुण की खोज सन 1846 ईस्वी में जॉन गैले ने की थी, ठीक है। तथा इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी? 8 है तथा इसके प्रमुख रूप हैं ट्रिटान तथा नेरिड है तथा ट्रिटान जो है चंद्रमा से कैसा है? बड़ा है। ये भी आपको याद रखना है। इसी में हम यम की बात कर सकते हो तो यम जो है सूर्य से दूरी के अनुसार नौवा एवं अब तक का सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। इसकी खोज क्लाइव टाउनवेब ने सन 1930 ईस्वी में किया था तथा बुध के अंतिम यानी कि बुध के बाद दूसरी सबसे छोटी ग्रह है। बुध के बाद सबसे छोटी ग्रह कौन सी है? तो आपको याद रखना है यम है, ठीक है। तथा इसके पास में एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है? सेरॉन है। जिसका व्यास जो है 1200 किलोमीटर है तथा परिक्रमा दिशा जो है पूरब से पश्चिम की ओर है तथा इसका जो व्यास 1200 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। द्वैता है कि हाल ही में प्लूटो से यह ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसी में हम पृथ्वी उसके
सौरीय संबंध की हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हो। तो पृथ्वी जो है सौरमंडल के ग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह है, सौरमंडल के ग्रहों में से एक प्रमुख ग्रह और अनोखा ग्रह है, क्योंकि केवल इसी पर विविध प्रकाश के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु का विकास और जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पाई जाती है। ठीक है, सौरमंडल के पृथ्वी में पाए जाने वाली गतियां दैनिक गति होती है इसमें, और एक वार्षिक गति। तो दैनिक गति और वार्षिक गति हम यहाँ पे चर्चा करेंगे साथियों। दैनिक गति हुई, तो दैनिक गति जो होती है अपने प्रति यानी कि अपनी अपनी काल्पनिक दूरी या अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तथा अक्ष वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर उत्तर से ध्रुवी यानी कि दक्षिण ध्रुव, उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, और यह अपने कक्ष तल के साथ 60 यानी कि 60 डिग्री कोण बनाती है। इससे दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इस गति की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, तथा इसकी अपनी दूरी पर चक्कर लगाने वाला समय जो है इसका 23 घंटा 50 मिनट तथा 40.9 सेकंड, ये आपको याद रखना है। इसी में हम प्रकाश चक्र की बात कर सकते हैं। तो प्रकाश चक्र जो है पृथ्वी का प्रकाश एवं अंधकार को विभाजित करने वाली रेखा है। यह रेखा ध्रुव से ध्रुव तक या देशांतर के अनुसार ना होकर पृथ्वी के अपनी दूरी पर झुकी होने के कारण विचलित हो जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण दिया है, तथा पृथ्वी का परिभ्रमण पश्चिम से पूर्व होने के कारण सूर्योदय सर्वप्रथम यानी कि पूर्व के देशों में हो जाता है। ठीक है, इसी में हम सौर परिवार की बात कर सकते हैं। तो सौर परिवार जो है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की आवर्तन गति अधिक तथा ध्रुवों की ओर कम होती है, तथा जिसमें दो प्राकृतिक क्रियाओं का जन्म होता है। एक होता है केंद्रापसारी बल, और नेक्स्ट केंद्रापसारी बल। तो केंद्रापसारी बल क्या हम यहाँ पे बात करें तो इसके कारण पृथ्वी की सतह को प्रत्येक वस्तु बाहर शून्य की ओर फेंक देती है। पृथ्वी यानी कि इसके कारण पृथ्वी की सतह को प्रत्येक वस्तु बाहर शून्य की ओर फेंक देती है। सर्वप्रथम प्रभाव भूमध्य रेखा जहाँ पर पदार्थ हल्का यानी कि जहाँ पर पदार्थ हल्का कर दिया जाता है। भूमध्य रेखा इसके ध्रुवों की ओर आवर्तन गति में कमी के कारण हम चलने वाले वस्तु उत्तरी गोलार्ध से दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर मुड़ जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की दैनिक गति क्या है? पृथ्वी की दैनिक गति है हवाओं और समुद्री धाराओं की दिशाओं को हवाओं एवं दिशाओं को प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तथा पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति का होना और ज्वारा भाटे का आना ही इसी पर निर्भर करता है। ठीक है, वार्षिक गति की हम यहाँ पे बात कर सकते हो। नेक्स्ट अगला है वार्षिक गति, सेकंड पॉइंट। तो पृथ्वी अपनी परिक्रमण कक्षा में सूर्य की एक परिक्रमा कितने 365 दिन 5 घंटा 40 मिनट में पूरा करती है, तथा ऋतु परिवर्तन और वर्ष की अवधि इसी गति द्वारा संभव होती है। तथा 365 दिन का एक वर्ष माने 365 दिन का एक वर्ष मानने पर कैलेंडर के हर चौथे वर्ष फरवरी में कितने फरवरी का एक दिन जोड़कर 366 दिन का वर्ष वर्ष कर दिया जाता है, जिसे अधिवर्ष की संख्या दी जाती है। तथा पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य पूरे वर्ष यानी कि 127 दिन उत्तरायण तथा 178 दिन कैसे दक्षिणायन रहता है, तथा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ऋतु परिवर्तन में होता है। ठीक है, इसी में हम एप्साइड रेखा की बात कर सकते हो। तो एप्साइड रेखा जो है आमतौर पर यह उपसौर पार्थिव बिंदुओं को सूर्य के केंद्र में से होकर निकलने वाली रेखा है।